ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी you have to be in first 75 ranks to be IAS. If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. OBC और EWS के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश में EWS का आरक्षण कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ। ओबीसी में क्या पेच है कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इंदिरा साहनी के 1980 में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। अब नियम ये है कि अगर आप ओबीसी से हैं पर क्रीमी लेयर में, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है। देखिए इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी आईएएस। इफ यू आर इन ओबीसी यू कैन बिकम आईएएस ऑन 400 रैंक ऑलमोस्ट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है जी, कि मैं बन ही जाऊं जी। मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जो ओबीसी में था पर उसने ओबीसी आरक्षण लेने से मना कर दिया। ये कहेगा कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, व्हाई शुड आई टेक रिजर्वेशन। ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं तो आप ओबीसी नहीं हो सकते, यू गेट इनटू क्रीमी लेयर। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी में हैं, इनकम चाहे 8 लाख से ज़्यादा हो तो भी आप ओबीसी में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज़्यादा है, उनके बच्चे ओबीसी में क्यों ना आए। तो एक नियम बनाया गया कि जो बी और सी कैटेगरीज में हैं, सी और डी में, उनके बच्चों को हम ओबीसी में रखेंगे चाहे इनकम ज़्यादा हो जाए। 8 लाख की लिमिट अभी है वैसे। फिर एक और खेल खेला गया, agricultural income will not be counted to see whether this person comes in creamy layer or not. बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। अब देखिए पेज क्या है, ओबीसी में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में सबकी इनकम काउंट होती है 39 में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे फादर आईएएस ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद। मैं ओबीसी में आता हूँ लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ जिंदगी भर। बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, उनका रेंट आता है कई लाख रुपए, मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है, एग्रीकल्चर से नहीं बिल्डिंग से। अब मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है और मैं अपने फादर से कहूँगी पापा आईएएस बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं, अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया। जैसे रिजाइन किया अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में हैं। लेकिन अब क्या लागू होता है कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है। अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं ओबीसी में नहीं आ सकता। तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स इनकम, सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ व्हेन आई एम अपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, बीइंग इन ओबीसी, आई एम स्टिल eligible to be an OBC और पेरेंट्स ये कर देंगे अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गंवा दें, ये सब कर लेंगे। पेंशन क्यों गंवाएंगे? पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं 2 years नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस। अच्छा ओके, कितनी सर्विस। हाँ
Okay. और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती है, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं बहुत सारे। उनको पेंशन से चिंता नहीं होती। ऑल्सो वो सोचते हैं कि मतलब बेटा अगर ये नौकरी ले रहा है, इट्स नॉट एज इफ वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पे निर्भर होगा। वो तो है ही। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि करप्शन जेनेटिक भी हो गया ना जब उसमें। वो IAS बन गया हाँ। तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को। इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस पे देयर इज नो स्क्रूटिनी कि ये ऐसे किया कैसे फिर करेंगे उससे scrutiny? ट्रांसफर। और मैं और जितने गिफ्ट एग्जांपल डीड आप बार-बार चेंज कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं। गिफ्ट डीड इज एज गुड एज सेल डीड। ओके। कितनी बार भी कर लीजिए। सवाल ये है, ऐसा बहुत मतलब कम हर केसेस हैं, loopholes जो ऐसे है बहुत कम केसेस हैं, बट आई रियली नो सच केसेस। या कम केसेस इज नॉट द पॉइंट इज इट इज इट लीगली इज पॉसिबल। पॉसिबल। यस। हाँ। जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा मैं आपको नाम बता दूंगा कुछ लोगों के जिन्होंने किया है। Click here to watch the full episode.